like this video and subscribe our channel. लेनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Why do you take the path straight up the point? I asked. Look at these other paths. What are they doing here? Within the distance of a few yards, several paths left the main path and circled round the slope, gradually climbing the mountains. All paths go to the same place, he answered. Then why do you take the steep one? I asked. I'll explain later. He spoke with half breaths. He rested a minute to catch a second wind while I managed to stand on the path by holding a little sapling because it was too steep for my feet to hold unless I braced myself. ठीक है, अब हम इसे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं. Why do you take the path straight up the point? Why do you take? अब देखें बेटा, जब कभी ये इससे शुरू हो ना, why do you, ये why do you बेटा क्या चीज है? डबल इंट्रोगेटिव है. डबल, इसको कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव. डबल इंट्रोगेटिव. ये मेरा क्यों नहीं चल रहा? स्टाइलस ही नहीं चल रहा. चलें. Why do you take the path? जब भी ये why का लफ्ज आता है ये होता है डबल इंट्रोगेटिव, और do you जो है ये हेल्पिंग वर्ब है. जब दोनों बार आ जाए तो डबल क्वेश्चन होता है, और जारी बात है इनमें हमने क्वेश्चन मार्क में लगाना ही लगाना होता है. तो why do you take the path straight up the point? आपने सीधा रास्ता उस जगह पर जाने के लिए क्यों नहीं इख्तियार किया? सीधा रास्ता आपने इख्तियार क्यों नहीं किया? Why do you take the path straight up to the point? I asked. मैंने पूछा. Look at these other paths. ये दूसरे रास्ते भी तो देखें. What are they doing here? ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? Within the distance of a few yards, चंद ही गज कदमों के बाद, several paths. अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है? Within the distance of a few yards. अब ये within जो है ना, ये preposition phrase है, और preposition phrase से जब भी हम कोई बात अपनी शुरू करते हैं और जहां पे वो preposition phrase खत्म होती है वहां पे क्या लगता है? कॉमा लगता है. ठीक है जी, we'll talk about कॉमा. ठीक है. What within the distance of a few yards, चंद कदमों के फासले पर, several paths left the main path. several paths, बहुत से रास्ते left छोड़ रहे थे, the main path, मरकजी रास्ते को, and circle और बल खाते हुए जा रहे थे around the slope, उस ढलवान पर. स्लोप, ढलवान पर. ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, क्लाइंबिंग द माउंटेन, और पहाड़ी पर चढ़ रहे थे. अच्छा जी, अब इसके अंदर देखें कहाँ कहाँ कॉमा लगे हुए हैं. यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है और यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है. तो एक तो ये कि ये विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स की जब हम बात करते हैं तो ये तो है प्रेपोजिशन फ्रेज बन रहा है. ठीक है, तो कॉमा तो लगना ही लगना है. लेकिन हम देखें ये भी फ्रेज है. सेवरल पाथ्स लेफ्ट द, अब ये फ्रेज नहीं है. सेवरल पाथ्स क्यों फ्रेज नहीं है? क्योंकि सेवरल पाथ्स लेफ्ट, ये लेफ्ट वर्ब है और ये सब्जेक्ट, तो ये क्लॉज हो गई. फिर ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द, अब ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन जो है ना, ये भी एक फ्रेज है. आप मुझसे पूछें कि व्हाई इट इज फ्रेज, क्योंकि ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, क्लाइंबिंग, चढ़ रही थी द माउंटेन की तरफ. तो क्या चीज माउंटेन की तरफ जा रही थी? वो सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए इसको हम फ्रेज कहेंगे. ठीक है, अब ये भी फ्रेज हो गया, ये भी फ्रेज हो गया. तो एक सेंटेंस में दो फ्रेज तो नहीं हो सकते. सेंटेंस बनता ही तब है जब उसके अंदर क्लॉज हो. तो देखें ये क्लॉज है, बाकी सारी फ्रेज है इसके अंदर. तो उसने क्या किया कि ये फ्रेज पहले आ गई, ये बाद में, उसको अलग करने के दरमियान में उसने कॉमा से अलग कर दिया उसने. ठीक है जी. All paths go to the same place, कि सारे रास्ते एक ही जगह पे जाते हैं. ये आंसर उसे जवाब दिया. अब all paths go to the same place, इन्वर्ट कॉमास में क्लोज कर दिया गया है. यहाँ पे देखें, और as usual सेमीकोलन लगा दिया गया. Then why do you take the steep one? I asked. तो उसने कहा, मैंने पूछा कि आपने ये सीधा रास्ता जो है वो क्यों इख्तियार किया? I'll explain later. ये बेटा देखें, ये वर्ड later जो है ना, LATER, later, एक हम पेपर में पढ़ेंगे pair of words. अब pair of words में मतलब ये होता है कि देखें, ये वर्ड LATTER जो है वो later भी होता है, LATER later भी होता है, और एक letter होता है. ये है letter, ये है later, और ये भी later है. ठीक है ना, लेटर है ये वाला.
अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन में मामूली सा फर्क है, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं ना, हम पंजाबी लोग जो इसकी इंग्लिश बोलते हैं, तो हम इसको कहते हैं लेटर और लेटर, और इसको भी लेटर। तो जब ये आर साउंड एंड में प्रोनाउंस करते हैं तो हम अपना फर्ज अवलीन समझते हैं कि इसके ऊपर फुल जोर दिया जाए। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, तो जरी बात है वो इंग्लिश बन जाती है, वो इंग्लिश नहीं रह जाती। तो जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसके अंदर ये जो आर साउंड है ये प्रोनाउंस नहीं की जाती। दे विल से दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर, आई विल एक्सप्लेन लेटर, नहीं मैं बाद में आपको वजाहत करूंगा। ही स्पोक विद हाफ ब्रेथ्स, वो ये आधे सांस के साथ बात करता। अब ये आधे सांस के साथ बात करने का मतलब क्या था? मतलब ये तो लफ्जी तर्जुमा हो गया, तो इसका इडियोमेटिक क्या होगा कि वो उखड़ी हुई सांस के साथ बात कर रहा था, या वो उसकी अभी सांस बहाल नहीं हो रही थी, उसको सांस चढ़ा हुआ था, उसकी सांस फूल रही थी, वो फूलती हुई सांस के साथ उसने आंसर दिया। ठीक है। He rested a minute to catch. He rested a minute. उसने एक लम्हे के लिए आराम किया to catch his second wind. ले बेटा जी तवज्जो करें जरा इस सेंटेंस के ऊपर। He rested a minute to catch his second wind while he managed. बेटा जी while आपको नजर आ रहा है क्या चीज है? कंजंक्शन है, लेकिन while से पहले कोई कॉमा नहीं लगा हुआ, बाद में कोई कॉमा नहीं लगा हुआ। जल्दी से बता दें, रीजन सोचें इसकी क्या रीजन है कि while एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जहां कहीं सेंटेंस में आता है वो क्लॉज डिपेंडेंट बना देता है, लेकिन जहां डिपेंडेंट क्लॉज खत्म करता है वहां पे कॉमा लगाता है, लेकिन यहाँ पे ना पहले कॉमा ना बाद में कॉमा है। तो इसकी रीजन क्या है? ये वाइल डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के आगाज में नहीं आ रही है, सेंटर में आ रही है। इसलिए whenever a dependent clause comes in the middle of the sentence, it does not take any comma. One reason. Second, अब देखें, he rested a minute to catch his. अब दूसरी बात देखें, rested is a verb and to catch is a verb. So this rested is a sort of verb that takes to infinitive after it. But whenever a rest verb is used in a sentence, it will always take to infinitive after it. He rested a minute to talk to me. He rested a minute to settle down. He rested a minute to explain the things. He rested a while to get better with the passage of time. Okay, are you getting my point? So these are the verb pattern. He rested a minute, उसने एक लम्हे के लिए आराम किया to catch his second wind. अब second wind का मतलब नहीं कि दूसरी हवा को जो है ना पकड़ने के लिए उसने एक लम्हे के लिए जो है वो आराम किया या वो रुका। ठीक है ना, कैसा मजेदार तर्जुमा होगा कि he rested a minute to catch his second wind, को दूसरी हवा को पकड़ने के लिए उसने जो है ना एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, आराम किया नहीं। इसका क्या मतलब होगा कि उसने सांस बहाल करने के लिए एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया। यहाँ पे तवक्कुफ के मीने में भी आ सकता है, इसका मतलब जो है वो आराम करना या थोड़ी देर के लिए सुकून करने को भी कहते हैं। He rested a minute to catch his second wind while I managed to stand on the path by holding a little sapling. While जबकि I managed, मैंने इंतजाम किया, मैंने बंदोबस्त किया टू स्टैंड के। देखें फिर मैनेज टू स्टैंड, अगेन मैनेज वो सब जवाब है जिसके बाद जब भी वर्ब आएगा टू इन्फिनिटिव के साथ आएगा। I managed to stand on the path by holding a little sapling. sapling कहते हैं छोटे से पौधे को। तो कहता है इस और मैंने इस अरसे के दौरान एक छोटे से पौधे को पकड़ लिया ताकि मैं जो है ना होल्डिंग टू लिटिल सैपलिंग, बिकॉज क्योंकि। अब बेटा यहाँ पे एक बात बड़ी सोचने वाली है कि बिकॉज भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, लेकिन बिकॉज से पहले क्या लगा हुआ है? ये कॉमा लगा हुआ है। आम हालात के अंदर हम बिकॉज से पहले कॉमा नहीं लगाते। हमने रूल बनाया हुआ है कि हमने क्या रूल बनाया, अंग्रेजन रूल बनाया है कि जब डिपेंडेंट क्लॉज से सेंटेंस आगाज होगा जहाँ खत्म होगा वहां पे कॉमा आएगा। लेकिन अगर यही डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के बाद में आ रहा तो फिर यहाँ पे हम कॉमा इस्तेमाल नहीं करते। तो भजन यहाँ बिकॉज से पहले कॉमा क्या कर रहा है? तो बेटा ये वो एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें जो राइटर जो है ना स्ट्रेस देने के लिए जब चीजें वो ऐड करता है तो कॉमा लगा देता है। तो आपने इन चीजों को ज़हन रखना है कि यहाँ पे कॉमा आम हालात में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपने ये ज़हन रखना है। बिकॉज क्योंकि इट वॉज टू स्टीप फॉर माई फीट टू होल्ड अनलेस। बेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया हुआ है, टू स्टीप और टू होल्ड वाला, ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है। इसका क्या मतलब है? टू स्टीप, इतनी ज्यादा अमूदी रास्ता था या इतनी ज्यादा ढलवान थी कि मैं टू होल्ड बरकरार नहीं रख सकता था। क्या नहीं कर सकता? बरकरार नहीं रखता अपने तवाज़ुन को। ब्रेस होता है तवाज़ुन, बैलेंस।
कि इतनी ज्यादा ढलवान आमूदी थी कि मैं अपने तवाज़ुन को बरकरार नहीं रख सकता था। तो इसलिए मैंने क्या किया, या मैं अपने कदमों को तवाज़ुन में नहीं रख सकता था। टू होल्ड, जमा के रखना, कदम बना के रखना। तो ये जो टू वाला वर्ड है ना, जब भी TOO आए और उसके बाद टू आ जाए, तो मेरा बच्चा हमेशा याद रखिएगा, टू के बाद एडजेक्टिव आएगा और इस वाले टू के बाद वर्ब आएगा। ठीक है, मतलब ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। ही द फूड इज टू टेस्टी टू ईट, खाना इतना मजेदार था कि खाया ही नहीं जा सकता था। मतलब ये कि वो खाना अच्छा नहीं था। ठीक है, ही इज वॉज टू ओल्ड टू ब्रीथ प्रॉपरली, वो इतना बूढ़ा था कि सांस भी नहीं ले सकता था। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं इट वॉज टू स्टीप, इतनी ढलवान थी, इतनी ज्यादा ढलवान थी, फॉर माई फिट, मेरे कदमों के लिए, टू होल्ड, कि मैं उसको जमा सकूं, अनलेस, यहाँ तक के आई ब्रेस्ड माई सेल्फ, कि मैं वहां पे उसको बाकायदा कदमों को जमा सकता या बैलेंस या मैं तवाज़ुन बरकरार कर सकता। ठीक है ना, तो ये तो हो गया लफ्ज़ी तर्जुमा। तो हम कुछ क्या कहेंगे इसको, ये कहेंगे रेस्ट मिनट टू कैच अ सेकंड विंड व्हाइल आई मैनेज टू स्टैंड अप ऑन द पाथ टू होल्ड बाय होल्डिंग टू अ लिटिल सैपलिंग। तो कहते हैं जी कि ही रेस्टेड, मैंने, उसने एक लम्हे के लिए सांस लेने के लिए, सांस बहाल करने के लिए आराम किया, तवक्कुफ किया, जबकि मैंने किसी ना किसी तरह से एक छोटे से पौधे को पकड़ लिया, क्योंकि अमूद ढलवान इतनी ज्यादा थी कि मुझे अपने कदमों को एक जगह पर साबित कर रहने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी। अगर ऐसा ना होता तो आई कुड ब्रेस माई सेल्फ, तो मैं अपने को तवाज़ुन में रख ना पाता, तो गिर सकता था। ठीक है जी, next, he rested. Then my father started to move slowly up the path again. Then my father, फिर मेरे वालिद मोहतरम, यहाँ पे वालिद मोहतरम के साथ हम कहेंगे फिर मेरे वालिद मोहतरम जी। Then my father started, शुरू कर दिया, to move slowly, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना, the path again, उस रास्ते पर आगे चलना शुरू कर दिया, supporting himself, again वर्ड यहाँ पे, then my father started, यहाँ पे कॉमा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, supporting himself, अपने आप को सपोर्ट करते हुए, अपने आप को सहारा देते हुए, himself with his cane, अपनी छड़ी से, केन छड़ी से, अपनी छड़ी से सहारा देते हुए फिर रास्ते पर आगे चलना शुरू कर दिया। I followed at his heels, मैंने उसके कदमों से कदम मिलाता चला गया। Followed at his heel, heel के उसकी एड़ी से एड़ी मिलाते हुए या एड़ी के पीछे भी चलता गया, या यूं भी कह सकते हैं कि मैं उसके पीछे हो लिया। अब ये जो ना एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, मैं उनके पीछे हो लिया, या मैंने उनके पीछे चलना जनाब जारी रखा, या मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा। ये सारे ट्रांसलेशन, आई फॉलोड एट हिज हील्स, अब ये ईडियम है, ये एट हिज हील्स, उसकी कदमों के पीछे कदम चलना। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, चंद ही कदम उनके बाद, अ फॉक्स स्क्विरल क्रॉस्ड, जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, लेबरटरी यहाँ पर कॉमा आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था कॉमा? जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, चंद ही कदमों के बाद, उस जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट, उसके सामने चंद कदमों के बाद। ठीक है ना, अब टाइम फ्रेज बन रही है ना कि टाइम बता रहा, तो यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था ना, अब क्यों नहीं लगाया कॉमा भाई उसने? ठीक है ना, इस पर जरूर मुकदमा होना चाहिए था कि भाई आप ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे। तो जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, अ फॉक्स स्क्विरल क्रॉस्ड द पाथ एंड रैन अप अ हिकोरी ट्री। फॉक्स ट्री, अब ये फॉक्स ट्री, फॉक्स किसे कहते हैं? लोमड़ी को। स्क्विरल कहते हैं गिलहरी को। तो लूमड़ गिलहरी, लूमड़ गिलहरी। तो कहता है कि उसके चंद ही कदमों के बाद, इन फ्यू स्टेप्स, चंद कदमों के बाद उसके सामने एक लूमड़ गिलहरी गुजरी, क्रॉस द पाथ, रास्ते को उसने काटा, एंड रैन अप अ हिकोरी ट्री, और हिकोरी के दरख्त पे चढ़ गया। अब हिकोरी के दरख्त हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये अखरोट का दरख्त नहीं है, इसको आपने हिकोरी का दरख्त ही कहना है। ये मैं आपको दिखाऊंगा पिक्चर ये लेसन के बाद। सी दैट जेस, देखो जेस। अब देखें यहाँ पे क्या लगा हुआ है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, ये उसके वो जज्बाती हो गया, जज्बाती तरह। सी, देखो देखो देखो, उसने शब्द चिल्लाते हुए कहा। यस आई डिड, उसने कहा, मैंने कहा देखा देखा है, यहाँ से मैंने जवाब दिया। यस आई डिड। बेटा देखें, जब भी यस नो आएगा उसके बाद क्या आएगा? कॉमा आना है। यस आई डिड, आई आंसर। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, कहते ये देख के मुझे कुछ चीजें
याद आ गई। ये दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग, तो ये चीजें मुझे माजी में वापस ले गई हैं। किसी से कहने लगा ब्रिंग्स बैक टू द ओल्ड डेज टू सी फॉक्स स्क्विरल्स बट दिस वोंट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, कहता है ये चीज देख के मुझे कुछ चीज माजी में ले गई है। उसने कहा brings back the old days, मुझे ये माजी के दिन वापस चले गए हैं। टू सी a fox squirrel, एक लूमड़ ग्रे लेडी को देखते हुए। बट दिस won't bring back as much as something, लेकिन ये चीज जितनी मुझे वापस माजी में ले गई है, आई एम गोइंग टू शो यू, जो मैं चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ कोई और चीज हमें माजी में नहीं लेके जा सकती। लेकिन जो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको देखने के बाद आप फौरी तौर पर माजी में वापस चले जाओगे। My curiosity was aroused. I thought he had found a new kind of wild grass, or an unfamiliar herb, or a new kind of a tree. For I remember the time he had found a coffee tree. In our words, it is, as far as I know, the only one of its kind growing in our country. My curiosity was aroused. मेरा तजस्सुस बढ़ चुका था। Curiosity, तजस्सुस। मेरा तजस्सुस बढ़ चुका था। तेजीम तजस्सुस, दो दफा सीन लेना। मेरा तजस्सुस अब बढ़ चुका था। आई थॉट, मैंने सोचा। ही हैड फाउंड, ये थॉट क्या चीज है? पास्ट टेंस है, ठीक है। आई थॉट, ये पास्ट, तो पास्ट टेंस के बाद अगर जब भी अगला कोई वर्ब आएगा वो भी पास्ट टेंस में ही आएगा। आई थॉट, मैंने सोचा। ही हैड फाउंड, उसने को तलाश कर लिया है। अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, कोई नई जड़ी बूटी की किस्म। वाइल्ड ग्रास, जड़ी बूटी, जड़ी बूटी किस्म। और एन अनफेमिलियर हर्ब, या कोई एक नायाब किस्म की, ये जो ग्रास को हम जो ना घास भी कह सकते हैं, और ये जो हर्ब है ना ये भी जड़ी बूटी होगा। ये असल में जड़ी बूटी होगी, वो घास होगी। तो अनफेमिलियर, मतलब होता है रेयर, यहाँ पे अनफेमिलियर मतलब रेयर है, नायाब किस्म की, नायाब जो आम नहीं पाई जाती, गैर मामूली किस्म। अनफेमिलियर हर्ब और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, को नया दरख्त किस्म दरख्त कर लिया है। फॉर आई रिमेम्बर्ड, इसलिए, फॉर का मतलब यहाँ पे इसलिए। फॉर आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद है, द टाइम वक्त, ही हैड फाउंड अ कॉफी ट्री, उसने एक कॉफी के दरख्त को डिस्कवर किया था, तलाश किया था। इन आवर वुड्स, अब देखें क्या लिखा है, वुड्स जंगलात। ये जो ये वुड है इसका मतलब लकड़ी होता है, इस वुड का मतलब लकड़ी, लेकिन जब इसके हम जमा बनाते हैं वुड्स तो ये इसका मतलब जंगलात हो जाता है, जंगलात बन जाता है, ठीक है। अब देखिएगा एक नई चीज बताने लगा बच्चों, और बड़े ध्यान सुनना मेरे बच्चे, सारे बच्चे तो सीधे होकर बैठ जाएगा। ये वुड बेटा क्या चीज है? नाउन है। और ये कौन सा नाउन है? ये मटीरियल नाउन है। कई दफा ऐसा होता है कि जब हम उसकी जमा बनाते हैं वुड्स, तो वो लकड़ी की जमा लकड़ियां नहीं होती, उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, जैसे जंगलात हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे ये आयरन है बेटा, ये भी मटीरियल नाउन है। इसकी जब हम जमा बनाते हैं तो ये आयरन्स नहीं बनता, बल्कि इसका मतलब आयरन्स का मतलब हथकड़ियां बन जाता है, ठीक है। तो ये ऐसी वर्ड्स की लिस्ट भी जो ना हम शेयर करेंगे कि जब वो जमा बनती है तो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताऊं वाटर, वाटर भी बेटा ये एक किस्म का मटीरियल नाउन है। वाटर की जब हम जमा करते हैं तो ये क्या बनता है? वाटर्स, और इसका मतलब जो है वो नीले पानियों की, ये जो ना वो झील बन जाता है, झील या नदी या समंदर या कलेक्शन ऑफ वाटर के माने में इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो ये मीनिंग चेंज होती है। ये वर्ड है, कोई 10-12 वर्ड है, ये मैं इंशाल्लाह किसी वक्त आपको ये बता दूंगा। तो ये वुड्स का मतलब जंगलात होता है। इन आवर वुड्स, हमारे जंगलात में। इट इज एज फार एज आई नो, यहाँ मुझे बताइए कौमे अलग क्यों हुए हैं यहाँ पे? ये कौन सा टेक्निक है जो मैंने अभी बताई थी आपको? इट इज द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, तो इट इज द ओनली वन ऑफ काइंड सेंटेंस यहाँ शुरू हो रहा है, तो ये बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जब भी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? नाउन इन अपोजिशन, या इसके और भी कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज को भी अलग करने के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। तो इट इज एज फार एज आई नो, बल्कि तो क्लॉज है भाई, फ्रेज नहीं है। एज आई नो सब्जेक्ट वो मौजूद है, क्लॉज है। और जब क्लॉज होती है ना डिपेंडेंट क्लॉज, अच्छा बेटा डिपेंडेंट क्लॉज की ना दो और टाइप है, नई बात आप सुने। डिपेंडेंट क्लॉज की बेटा कितनी टाइप्स हैं? 2 क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज की 2 टाइप्स हैं, एक है एसेंशियल क्लॉज, एक है नॉन एसेंशियल क्लॉज। एक है डिफाइनिंग क्लॉज, एक है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, ठीक है। अब ये क्या होती है इंशाल्लाह हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है,
समझ लें कि जहां कहीं नॉन इसेंशियल या नॉन डिफाइनिंग क्लॉज आएगी बेटा वो कॉमों से अलग कर दी जाएगी, ये कॉमों से अलग कर दी गई, ठीक है। तो इट इज एज फार एज आई नो, ये चीज जहां तक मैं जानता हूँ, दी ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, ये अपनी नोयत का वाहिद दरख्त था ग्रोइंग जो कि उगता था इन आवर कंट्री, हमारे इलाके में। यहाँ पे कंट्री मतलब मुल्क नहीं बेटा, इलाके में होगा। Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff upward the fingers of the pines. We reached the limbless trunk of these tall, straight pines whose branches reached towards the blue depth of the sky. Oh, the white cloud was now gone. I saw a clearing, a small clearing of not more than 3/4 of an acre in the heart of this wilderness, right on the mountain top. May I read it again? Please, students, listen to me the way I'm going to read it, because this is the way, this is the standard English that you need to follow, the stress pattern, intonation, and style, and pronunciation, all that. Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff towards the fingers of the pine. We reached the limbless trunk of these tall, straight pines whose branches reached towards the blue depth of the sky. Oh, the white cloud was now gone. I saw a clearing, a small clearing of not more than 3/4 of an acre in the heart of this wilderness, right on the mountain top. जी बच्चे जी, तवज्जो कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है इसके अंदर। पहले मैं सिंपल ट्रांसलेट कर रहा हूँ, फिर हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं इसका, ठीक है। ओनली, सिर्फ, महज, ट्वाइस, 2 दफ़ा, डिड माई फादर स्टॉप, मेरे वालिद मोहतरम रुके, टू वाइप द स्वेट, पसीने को साफ करने के लिए, फ्रॉम हिज आईज, अपनी आंखों से, एज ही क्लाइम्ड द सेकंड स्टीप ब्लफ, जब वो दूसरी खड़ी चट्टान पर चढ़ रहे थे, टूवर्ड्स द फिंगर ऑफ द पाइन, जो के सनूबर के दरख्तों की तरफ जा रही थी या सनूबर की टहनियों की तरफ जा रही थी। We reached the limbless trunk, हम बगैर तनों वाले दरख्त, limbless trunk, ट्रंक कहते हैं जो है वो तनों को, तने नहीं होते दरख्त के तने होते, दरख्त के तने होते उसको तने कहते हैं। और limbless का मतलब होता है शाखें, बगैर शाखों के तनों वाले दरख्त की तरफ जा रहे थे। ऑफ दिस टॉल, ये टॉल, लंबे, स्ट्रेट, सीधे, पॉइंट सनूबर के दरख्त, हुज, जिसकी, ब्रांचेस, शाखें या टहनियां, यहाँ पर टहनियां होगा, रीच टूवर्ड्स, जो के पहुंच रही थी, द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, नीले गहरे आसमान, नीले आसमान की गहराइयों में पहुंच रही थी। और या द वाइट क्लाउड, वो जो सफेद बादल थे, वॉज नाउ गॉन, अब वहां से वो जा चुके थे। I saw, मैंने देखा, a clearing, a small clearing of not more than 3/4 of an acre, मैंने एक साफ जमीन का टुकड़ा देखा जिसकी वुसअत या जिसकी जो है ना वो वुसअत ही होगी, not more than, या जिसका जो एरिया या रकबा है वो क्या था, not 3/4 of an acre, 3/4 से ज्यादा नहीं था, 3/4 से ज्यादा नहीं था, 3/4 से ज्यादा नहीं था, 3/4 से ज्यादा नहीं था। 3/4 ऑफ एन एकड़ इन द हार्ट, दरमियान में, बिल्कुल कल्ब में, वस्त में ऑफ दिस वाइल्डनेस, इस वीराने के, राइट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, राइट ऑन द माउंटेन टॉप, ठीक पहाड़ की चोटी पर, ठीक है जी। अब अंदर मैं इसको दोबारा एक दफ़ा आपको तर्जुमा करके दिखाता हूँ। कहता है सिर्फ मेरे वालिद मोहतरम 2 दफ़ा पसीना साफ करने के लिए रुके जब वो पहाड़ की दूसरी चोटी पर चढ़ रहे थे। हम जो है दरख्तों की, अब ये ना, ये लिम्बलेस ट्रंक का क्या मतलब होता है? ट्रंक तने कहते हैं। अगर आपने कभी सनूबर के दरख्त देखे हो ना, तो मैं ये आपको बना के दिखाता हूँ। ये जो सनूबर का दरख्त है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है और यूँ इसके ऊपर एक जो ना वो लगी होती है, ये ऊपर से गोल होता है, बस यूँ करके ऐसे करके दरख्त होता है। और उसकी जो ना कोई यहाँ पे शाखें वाखें नहीं बनी होती, बस हल्की हल्की एक ब्रांच बनी होती है यहाँ करके, और उसके सिर्फ पत्ते होते हैं या टहनियाँ होती हैं। बाकी ये सारा ट्रंक जो है ना वो लिम्बलेस होता है, कोई इसमें शाखें नहीं होती, बस ऊपर टॉप के ऊपर जाकर टहनियाँ बनी होती हैं। तो वो कहता है कि वो रीच द लिम्बलेस ट्रंक, हम कहते हैं बगैर तनों वाले दरख्त, बगैर शाखों के तने वाले दरख्तों की बुलंदी तक पहुंचे, जिसकी जो शाखें थी, जिसकी टहनियाँ जो थी, वो सफ़ेद बादलों तक पहुंच रही थी, बुलंद जो कि आसमान में थे, या
व्हाइट क्लाउड्स वाज, अब तो वो बादल वहां से चले गए थे। आई सॉ क्लियरिंग, स्मॉल क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर देन, और मैंने उस जगह पे जाके देखा कि खाली जमीन का टुकड़ा था, उसमें वो 3/4 रकबा था, ऑफ एन एकड़, 1 एकड़ का, इन द हार्ट ऑफ द वाइल्डरनेस, वीराने के बिल्कुल कल में, पहाड़ की एन चोटी के ऊपर। ठीक है जी। अब एक और चीज बेटा जी इसमें समझिएगा, इसमें सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप, और यहाँ पे देखें डिड क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब है, और जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क करना चाहिए। तो ये क्या बात हुई, ओनली ट्वाइस डिड क्यों पहले लिखा हुआ है, ऐसे क्यों लिखा हुआ है कि ओनली ट्वाइस माय फादर स्टॉप्ड टू वाइप द, फिर देखें स्टॉप के बाद क्या लिखा हुआ है, टू वाइप, ठीक, द स्वेट फ्रॉम हिज आईज, 2 दफा, सिर्फ 2 दफा मेरे वालिद मोहतरम पसीना साफ करने के लिए रुके। बेटा ये याद रखिएगा, ये मैं आपको नई चीज बताने लगा हूं, उसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन, याद रखनी बात आप, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन। एक बार फिर रिवाइज करें मैं क्या बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन। अब ये सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन क्या बुला है, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन ये है कि एक सेंटेंस होता है, मैं कहता हूँ कि पोस्टमैन कम्स, पोस्टमैन कम्स, अब मैंने लिखा देयर कम्स अ पोस्टमैन, क्या डिफरेंस है इसमें, हु इज कमिंग, पोस्टमैन सब्जेक्ट पहले आ गया, यहाँ पे देयर कम्स अ पोस्टमैन, कौन आता है पहले, ये देखो आ रहा है कौन, पोस्टमैन आता है, कौन आता है, पोस्टमैन, तो यहाँ पे वर्ब क्या हुआ, पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब पहले आ जाए और सब्जेक्ट बाद में चल, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन, SVI कहते हैं उसको। तो ये 5 जगहों पर सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन होनी है, उसका मुख्तलिफ रीजन होती हैं। यहाँ पे जब भी इन्वर्जन होती है वो स्ट्रेस देने के लिए कहता है सिर्फ 2 दफा, ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप, तो ये भी कह सकता था, लेकिन जब भी ये हम ओनली ट्वाइस का जिक्र करते हैं, कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं कि जब भी उनका सेंटेंस का आगाज में आए तो आपने इन्वर्जन करनी होती है। वो कौन, ये जब भी कुछ सेंटेंस नेगेटिव से शुरू होगा ना, जब भी कोई नेगेटिव से शुरू होगा तो याद रखें उस सेंटेंस ने आगे इन्वर्जन लेनी है। ठीक है, तो ये एक नया पॉइंट है, आगे जब आएगा तो मैं आपसे एग्जांपल जो है ना रिकॉल करेंगे। ठीक है जी, बाकी इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है डिस्कस करने वाली। ठीक है जी, आगे चलें हम उसको। Now you are coming to something, son, he said as he pushed down the top wire to he could cross the fence. This is something I want you to see. I want you to see. देखें I want के बाद जब भी हम कोई verb आएगा, want के बाद जब भी verb आएगा, बोलें बेटा क्या होगा, जो verb आएगा वो किस में जाएगा, to infinitive में, to infinitive। नाउ यू आर कमिंग, अब आप आ रहे हो समथिंग, एक ऐसी चीज की तरफ बेटा। देखो जब भी किसी को नाम पुकारेंगे जो ना कॉमा लगेगा यहाँ पे, नाउ के बाद भी कॉमा लगता है। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, ही सेड एज ही पुश्ड डाउन द स्टॉप वायर सो ही कुड क्रॉस द फेंस। अच्छा बेटा जी, ये वो एरिया है पहाड़ के ऊपर जो उसने साफ किया हुआ, यहाँ पे उसने वायर लगाई हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ से वो एंट्री मारने लगे हैं दोनों। तो इसने क्या किया, इस वायर को जो ना नीचे दबाया और फिर वायर को क्रॉस करके ना यहाँ पे वो इस साफ जमीन में आ गया। तो यू आर कमिंग टू समथिंग सन, ही सेड, जब ये कहा, ही पुश्ड, उसने डाउन द टॉप वायर, जो सबसे ऊपर वाली तार थी उसको दबाया, सो ताकि ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि उस जंगले को क्रॉस कर सके। ये जंगला है, ठीक है ना, या वो जंगला है, ये जो उसको भी कहते हैं फेंस, बाड़ को कहते हैं, बाड़ को भी कहते हैं बाड़। तो बाढ़ के ऊपर लगी हुई तार को दबा के उसने क्रॉस कर दिया। दिस इज समथिंग आई वांट यू टू सी, ये है वो चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो इसमें बेटा जी क्या है, वांट के बाद जब भी वर्ब आएगा टू इन्फिनिटिव में आएगा। दिस इज समथिंग आई वांट यू सी नहीं होगा, आई वांट यू सीइंग नहीं होगा, बल्कि आई वांट यू टू सी होगा। हु डिड दिस, ये किसने किया, आयास मैंने पूछा। हु क्लियर्ड, अब देखो बेटा यहाँ पे इसने फुल स्टॉप लगा दिया तो W को H का कैपिटल कर दिया। हु क्लियर्ड दिस लैंड, ये किसने साफ की जमीन, एंड फेंस्ड बाड़ लगाई, फेंस्ड अगेंस्ट व्हाट, और किसके खिलाफ बाड़ गई। अभी जो इतने सारे उसने एकदम क्वेश्चन किए ना, ये उसकी हैरत का इजहार कर रहा है, लेकिन उसने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाया क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहा था। कहता स्ट्रे कैटल इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, स्ट्रे का मतलब भटके हुए मवेशी होते हैं। इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, अगर मरगदारों से सब्ज़ारों से बाहर कभी आ जाएं तो उनके लिए मैंने बाड़ लगाई है। ही आंसर्ड मी कर्टली, उसने खुश्की से जवाब दिया। कर्टली का मतलब होता है दृष्टि से,
मुख्तसर जवाब दिया, यानी वो ये तवक्को नहीं कर रहा था कि ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन किया जाए कि हम ये बाड़ क्यों लगाते हैं, बाड़ इसलिए लगाते हैं ताकि कोई जानवर अदा करना मुझे। तो उसने मुख्तसरन, खुश्की के साथ या कदरे नाराजगी के साथ या दुरुस्त लहजे में कहा, आई क्लियर दिस, मैंने जमीन साफ की, एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने इसको बाड़ लगाया। बट व्हाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस? Honey, why did you ever climb to this mountain top and do this? ये did you के साथ क्यों लगा वेरियस? ये क्या बात? Did you do? Did you do this? तो do क्या चीज है? वर्ब की बेस फॉर्म है। जब कभी भी did के बाद वर्ब की फॉर्म लगाते हैं तो वो क्या होती है जी? बेस फॉर्म के साथ हम लगाते हैं। तो why did you do this? Why did you ever climb to this mountain top? Did you climb and do? Did you climb? ये देखें ये वर्ब है और do ये भी वर्ब है, तो ये दोनों बेस फॉर्म में है। क्यों? did की वजह से। जहां कहीं बेटा सेंटेंस में did आ जाए, do आ जाए या does आ जाए, तो इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होगा। तो but why did you ever climb? लेकिन आखिरकार आप क्यों पहाड़ की चोटी पर चढ़े? टू दिस माउंटेन, इस पहाड़ की, एंड डू दिस, और ये क्यों किया आप काम? आई आस्क्ड हिम, मैंने से पूछा। लुक एट, अब देखिए यहाँ पे एल कैपिटल है और ये फुल स्टॉप की वजह से है। अगर यहाँ पे सपोज वो लगा देता, कॉमा लगा देता, ठीक है, तो फिर हम एल जो है ना स्मॉल कर देते। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली, देखो हमने फर्टाइल लैंड, जरखेज जमीन, वी हैव इन द वैली, नीचे वादी के अंदर ये जरखेज जमीन के, तो देखो कितनी जरखेज जमीन जो है वो वादी के अंदर मौजूद है। लिखने बेटा जरखेज जमीन कैसे लिखेंगे जी? जरखेज जमीन, जरखेज, ये जरखेज जमीन, जरखेज कहते हैं नीचे जरा जरखेज जमीन, वादी के नीचे जरखेज जमीन, तो देखें फर्टाइल जरखेज। ही लाफ्ड, वो हंसना शुरू हुआ। एज ही रीच डाउन, जैसे वो नीचे पहुंचा, एंड पिक इट अप, और उसने उठाया, अ डबल हैंडफुल, दोनों मुट्ठियों से भरकर, ऑफ लीफ रॉट लॉम, लीफ कहते हैं पत्तों को, रॉट का मतलब भरे हुए, लॉम का मतलब होता है जरखेज या खाद से। नामियाती मट्टी को भी लूम कहते हैं, लूम जो है ना जरखेज मट्टी को कहते हैं। जरखेज पत्तों वाली मट्टी को उसने अपने दोनों हाथों से उठाया। दिस इज द लैंड सन, कहता बेटा ये है वो सरजमीन, दिस इज इट, ये है वो सरजमीन। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने हर तरह की खेती बाड़ी की है, हर तरह की जमीनों को आजमाया है। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, फिर उसने उस मट्टी को सूंघा। ही विफ्ट, उसने सूंघा, एंड सूंघा, और बार बार सूंघा, द स्मेल, उसकी खुशबू को, ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट, इस जंगली मट्टी को, जंगली मट्टी की खुशबू को बार बार सूंघा। टू हिज नॉस्ट्रिल्स, अपने नथनों से सूंघा, नथनों से सूंघ। अब बेटा हम नथनों से सूंघते हैं और किससे सूंघते हैं? जस्ट लाइक फ्रेश एयर, कहता है ये ताज़ा हवा की तरह है। इसे उसने कहा, एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर, जब उसने अपनी उंगलियों के दरमियान से मट्टी को गिरने दिया। इट इज प्लेजेंट टू टच टू, और इस मट्टी को हाथ लगाना भी बहुत खुशगवार है। हियर, उसने इजाफा करते हुए कहा, बट डैड, नाम से पहले कॉमा। आई सेड, मैंने कहा, आई नो व्हाट यू थिंक, कहता मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। ही इंटरप्टेड, उसने बात को मुदाखलत की, इंटरप्टेड मुदाखलत करना। योर मदर थिंक्स, तुम्हारी अम्मा भी सोचती है, द सेम थिंग, वही बात सोच रही है जो तुम कह रहे हो। शी वंडर्स, वो हैरान होती है, व्हाई आई एवर क्लाइंब दिस माउंटेन टॉप टू रेज माय पोटैटोज, व्हाई एवर आई क्लाइंब दिस माउंटेन, वो क्यों मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ा, टू रेज, उगाने के लिए, माय पोटैटोज, अपने टमाटोज को, यैम्स को, ऑन टमाटोज को, पोटैटोज कहते हैं आलू को, जो यैम्स हैं ये कचालू भी होते हैं, कचालू, आलू मियाँ कहाँ गए थे? या इस कचालू का ना वो भी कहते हैं यार, जो क्या यार, बड़ा हम अक्सर जना उसको उबाल के भी खाते हैं, और बड़ी मशहूर सी चीज थी यार, शक्करकंदी भी कहते हैं इसको, बिल्कुल शक्करकंदी भी कहते हैं, ठीक है। यैम्स एंड टमाटोज, टमाटोज आपको पता ही है, टमाटरों को कहते हैं टमाटोज। Raise my potatoes, yams and tomatoes. But Jess, लेकिन Jess, he almost whispers, तकरीबन सरगोशी करते हुए कहा, anything grown in new grounds, हर चीज जो एक नई जमीन पर पैदा होती है, like इस तरह की, has a better flavor, उसके खास टेस्ट होता है, खास जायका होता है। Wait, इंतजार करो, until my tomatoes are ripe, इंतजार करो
जब तक के मेरे टमाटर नहीं पक जाते। बच्चा नहीं, ये मेरे उगाए हुए टमाटर नहीं उग जाते। आपने तर्जमा ऐसे ही करना है। वे इंतजार करो, ऐसा ना हो, वेट करो उस वक्त तक जब तक मेरे टमाटर ना उग जाए। भाई आपके टमाटर कौन से? तो वेट अनटिल मेरे उगाए हुए टमाटर उग ना जाएं। यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ। तुमने इससे मीठे टमाटोज कभी नहीं खाए होंगे। दे विल, आप में से कितने बच्चों ने टमाटर जनाब जी पौधे से तोड़ के धो के उसको 4 हिस्सों में काट के नमक और मिर्च लगा के खाया हो? ठीक है ना, रोजे के अंदर जरूर आपको पानी आया होगा। वंडरफुल थिंग टू ईट इट। अच्छा, अब तो खैर आपको ताज़ा सब्जियां पता नहीं मिलती हैं कि नहीं मिलती। खैर लाहौर में तो नहीं मिलती भाई, कहते हैं गंदे पानी से सब्जियां उग रही होती हैं। एनीवे, दे विल सून बी राइप टू, कहता है वो बहुत जल्दी राइप पक भी जाते हैं। ऐसे मैंने कहा, एज आई लुक, जैसे मैंने देखा, एट द डजन्स और मोर रोज ऑफ टोमेटोज ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच। आई सेड, मैंने कहा, एज आई लुक, जैसे मैंने उसको कहते हैं जमीन की तरफ देखा ना, तो उसके तरफ जमीन पे क्या था जी लगा हुआ? रोज थी, कितारें बनी हुई थी। किसकी कितारें बनी हुई थी? कुछ टमाटरों की कितारें, कुछ आलूओं की, कुछ चालों की, तो कितारें लगी हुई थी। आई नो, इसको आपने याद करना बेटा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। आई नो व्हाट यू थिंक, ये इंटरव्यू हमने पढ़ ली, योर मदर थिंक द सेम। यू विल नेवर टेस्ट स्वीटेस्ट टोमेटोज इन योर लाइफ, दे विल सून ड्राइव टू, ये पढ़ लिया। दे अब look the more I said as I looked at the dozens of more, बट इसको अंडरलाइन कर लें कि वो ये क्वेश्चन आता था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर कि भाईजान कितनी जो है वो द डजन्स ऑफ रोज ऑफ टमाटोज, टमाटरों की कितनी कितारें थी? तो दर्जन भर कितारें थी। द लोअर साइड ऑफ द पैच, ये जो खाली ये जो पैच है ना, टुकड़ा कहते हैं, साफ टुकड़े की निचली जाने। द अबव द टमाटोज, और टमाटोज के परली तरफ। हाफ डजन, अ हाफ, देखें उसने ये क्या लगाया हुआ है, इसको कहते हैं हाइफन। ये डैश नहीं है, हाइफन है। हाइफन दो वर्ड्स के दरमियान होती है। हाफ डजन रोज ऑफ यम्स कचालुओं की या शकरकंदियों की आधी दर्जन जो है कितारें थी। अबव द यम्स, और यम्स के ऊपर वर परहैप्स 3 डजन। बेटा ये देखें 3 डजन लिखा हुआ है, 3 डजन नहीं लिखा हुआ। ये मैंने चीज बताई भी पहले आपको कैसे क्यों लगा हुआ। तो 3 डजन ऑफ पोटैटोज, तो जो है वो आलूओं की 3 दर्जन जो है कितारें लगी थी। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, कहते हैं मुझे इस टुकड़े पर कोई खाली जमीन पे कोई वीड नजर नहीं आ रही, जड़ी बूटी नजर नहीं आ रही। आई लॉट में हंसते हुए कहा, वोंट दे ग्रो देयर, कहता है ये क्या जड़ी बूटी नहीं उगती यहाँ पे? आई वोंट लेट देम, मैं उनको उगने नहीं देता है। उसने कहा, नाउ दिस इज व्हाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, ये है वो चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता था। दिस इज द क्लियरेस्ट पैच, कहता है ये साफ तरीन टुकड़ा है आई हैव एवर सीन, जो मैंने कभी जिंदगी में देखा। आई हैव रेड, मैंने भी शेखी बिगाड़ते हुए कहा, बट आई स्टिल डोंट सी व्हाई यू क्लाइम द टॉप ऑफ द माउंटेन टू क्लियर दिस पैच। मैं कहता मुझे अभी भी समझ नहीं आई कि आप पहाड़ की चोटी पर आकर क्यों चढ़े। एंड यू डिड, और ये सब कुछ किया आपने, ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स एंड ऑर्डर्स, और ये सब कुछ आपने अपने डॉक्टर्स के अहकामात के खिलाफ किया। Which one, he asked laughing, उसने कहा कौन से डॉक्टर की बात कर रहे हो, किसने बात की? Then he sat, फिर वो बैठ गया down on a big oak stump, big बड़े से ओक, ये जो ना शाह बलूत का दरख्त होता है जी, इसको कहते हैं शाह बलूत के बड़े से दरख्त के ठंड पर बैठ गया। स्टम्प, ठंड या मुड पे बैठ गया, मुड कहते हैं जी, इसको मुड कह ले। तो वो एक दरख्त होता है कटा हुआ, तो वो उसका मुड के ऊपर बैठ गया। एंड सैट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक, एंड आई, और मैं बैठ गया ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम, कहता है कि मैं एक बेरी के स्याह दरख्त, तो कहता मैं बेरी के स्याह दरख्त के पास बैठ गया। गूंद वाले, ये जो गम ब्लैक गम, बेरी के गूंद वाले स्याह दरख्त के पास बैठ गया। ब्लैक नियर हिम, उसके पास। दिस वाज द ओनली प्लेस, यही वो सरजमीन है, यही वो जगह है, ऑन द माउंटेन, पहाड़ पर, वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, जहाँ पे सूरज की जमीन यहाँ पहुंचती है, सूरज की रोशनी यहाँ पहुंचती है। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, इस साफ जमीन की निचली जानिब, देयर वाज द रिम ऑफ शैडो, साए का एक दायरा बनता है। ओवर द रोज, इन कितारों के ऊपर, डार्क स्टॉलवर्ड, डार्क गहरे, स्टॉलवर्ड तनोमंद, सेहतमंद, स्टॉलवर्ड तनोमंद। स्टॉलवर्ड के ना 2 मीनिंग है, एक तो है तनोमंद और एक होता है अहम, अहम को भी कहते हैं। तो यहाँ तनोमंद सेहतमंद होगा, डार्क गहरे सेहतमंद, सेहतमंद के मानों में भी इस्तेमाल होगा, सेहतमंद प्लांट्स, पौधे थे। लोडेड, जो कि भरे हुए थे, विद ग्रीन टमाटो, सब्ज रंग के टमाटरों से भरे हुए थे। ठीक है जी, यहाँ तक आज हम काफी है।